राजद माई से ए टू जेड हो गई। बहुत बढ़िया बात है। देखिए हम लोग तो बढ़िया बात है। हाँ बिल्कुल है। देखिए कोर वोटर हमारा आज भी यादव और मुसलमान हैं और उनकी कभी अनदेखी ना हुई है ना होगी। आप पर्दे के पीछे के नायक हैं, अभी तक सामने भी आना है। नहीं, मैं किसी चीज़ का नायक नहीं हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का सिपाही हूँ। आसान होगी। हम लोग आप देखिए इस बार भी आप देखिएगा चुनाव में हम लोगों ने डायरेक्ट टक्कर में भाजपा को हराया है। नमस्कार। कहते हैं चेंज इज रूल, बदलाव नियम है, तो हर जगह बदलाव होता है। अब 30 साल पहले का राजद, उस समय जनता दल था, लेकिन हम लालू जी की पार्टी की ही बात कर रहे हैं। तो 30 साल पहले की पार्टी और 30 साल बाद वही पार्टी, अगर आप देखना चाहें तो आपको बहुत सारे बदलाव नज़र आएंगे। उसमें लीडरशिप भी है और चेंजिंग फेसेस भी है, बदलते चेहरे भी हैं। तो ऐसे ही इस पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल के, कुछ बदलते चेहरे कई सारे हैं, लेकिन अभी एक बहुत ही मुख्य चेहरा, हो सकता है कि आप उससे बहुत परिचित न हो उनसे, लेकिन मैं उनसे अभी बात करूंगा और काफ़ी डिटेल बातचीत करूंगा। मेरे साथ है जर्नलिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियन, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट और अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता सैयद फैसल अली साहब। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैंने शुरुआत की बदलाव की बात की, कितने सहमत है आप इससे? देखिए चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। जैसे कहते हैं बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर होता रहता है, और जो बदलाव के साथ नहीं चलता है वो या तो डूब जाता है या उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता है। तो बदलाव नियति का विधान है और उसको हम लोग भी अपने में अंदर समाहित किए हुए हैं। और हर पार्टी, हर दल, हर सिस्टम में बदलाव आता है। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय जनता दल में भी बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है, उसके कार्यप्रणाली में बदलाव आया है, उसके देख रेख में बदलाव आया है, उसके नेतृत्व में बदलाव मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमारे आज भी शीर्ष नेता जो हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो एक स्रोत हैं, वो एक धारा हैं, वो एक विचार हैं जिससे हम सभी लोग लाभान्वित भी हुए हैं और उसी की रोशनी में हम लोग काम करते हैं। लेकिन नया नेतृत्व उभर करके सामने आया है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के रूप में, और वो इतना प्रबल, सबल और इतना बुद्धिसम्मत कार्य कर रहा है कि पूरी दुनिया उनकी वाह वाह कर रही है। वो लोग, खास करके वो लोग जो पहले ये कहते थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में क्या होगा, उन लोगों को तेजस्वी यादव ने जनता के माध्यम से ये संदेश दिया कि अकेले तेजस्वी यादव जी ने राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें दिलवा करके बिहार का सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया। तो ये श्रेय पूरे तौर पे तेजस्वी यादव जी को जाता है। और न सिर्फ कि उन्होंने बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिए उन्होंने अपने नेतृत्व को मनवाया है। आज चाहे आंध्र प्रदेश में कोई बात हो या आज राष्ट्रीय स्तर पे किसी तरह के गठबंधन करने की बात हो, तो उसमें भी माननीय तेजस्वी जी की राय ली जाती है, बातचीत की जाती है और वो उसमें आगे आगे होते हैं। तो ये बदलाव का ही एक ये बहुत ही अच्छा चेहरा है। एक और बदलाव हुआ है सर, राजद माई से ए टू जेड हो गया। बहुत बढ़िया बात है। देखिए हम लोग तो हाँ बिल्कुल है। देखिए कोर वोटर हमारा आज भी यादव और मुसलमान हैं और उनकी कभी अनदेखी ना हुई है ना होगी। लेकिन इसके साथ साथ शुरू में भी ऐसा नहीं है कि शुरू में दूसरी जात के लोग हमारे यहाँ नहीं थे। ये एक प्रचार किया गया था, दुष्प्रचार किया गया था। नहीं तो हम नाम गिना देंगे हर समाज के लोगों का, चाहे वो जयनारायण निषाद हो, चाहे प्रभुनाथ सिंह हो, चाहे किसी भी समाज के लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल में शुरू से रहे। लेकिन एक दुष्प्रचार किया गया सोची समझी साजिश के तहत, इसको एनवाई की पार्टी बताया गया। तो वो एक था। लेकिन बहुत ही स्पष्ट रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये कहा कि हम लोग ए टू जेड की पार्टी हैं और उसी पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि एमवाई की कहीं से उपेक्षा या अनदेखी होगी। तो सर एक चीज़ और है कि यूपी चुनाव से जोड़ते हैं बिहार को थोड़ा, कि यूपी चुनाव में जो वोटिंग पैटर्न रहा पूरा टोटल, उसमें एक थ्योरी ये बन रही है या बनाई जा रही है कि ओबीसी, गैर यादव ओबीसी यूपी में, उसने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नेता माना है। तो क्या इसका असर बिहार में पड़ेगा, या जो बिहार के नेता है, जैसे अगर तेजस्वी यादव जी की बात करें या और लोगों की भी, तो क्या उन लोगों को सतर्क होना चाहिए, उन लोगों को अपनी रणनीति पे सोचना चाहिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अस्तित्व है ना, झूठ और प्रोपेगेंडा पे है आधारित। वो एक नैरेटिव सेट करते हैं। उनका ये अपना राष्ट्रवाद का नैरेटिव है, उनका अपना एक समाजवाद का नैरेटिव है, उनका एक नैरेटिव अब चल रहा है। जब उनको ये लगा कि फिर से मंडल के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जागृत हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गोलबंद हो रहे हैं, तो उन्होंने एक नया नैरेटिव दिया कि ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को मान रहे हैं। वास्तविकता ये है, धरातल पे स्थिति ये है कि चूंकि हमारे रैंक एंड फाइल में हमारा जो विपक्ष का वोट था वो कहीं यूनाइट नहीं हो पाया, इसलिए वो जीते हैं। नहीं तो जहाँ जहाँ एक तरफा वोट यूनाइट होके पड़ा है, आप क्या समझते हैं 125 से 126 सीट अखिलेश यादव को खाली एम और वाई से आ गई? क्या जाटव वोट नहीं पड़ा है? क्या गुर्जर वोट नहीं पड़ा है? क्या जाट वोट नहीं पड़ा है? क्या दूसरे समाज का वोट नहीं पड़ा? पूरा पड़ा है। लेकिन वो तितर बितर हो गया है, कुछ मायावती जी की तरफ चला गया, कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया, कुछ एक और जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग, उन्होंने आकर के भी थोड़ा बहुत खेल बिगाड़ा है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये मानना कि उनको नेता मान रहा है दलित समाज या पिछड़ा समाज, तो ये संभव नहीं है, इसलिए कि वो उनके स्वाभाविक नेता नहीं है। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप राजद के बदलते वक्त के चेहरे हैं, और ये भी कि राजद का जो चेहरा बदल रहा है राजनीतिक तौर पे, उसमें पढ़े लिखे लोग, पत्रकार, पहले ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। इसकी गुंजाइश और आगे क्या आप देख रहे हैं पार्टी के भीतर? देखिए, इसमें भी थोड़ा सा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि राजनीति शुरू से पढ़े लिखे लोग रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो एक पार्टी और एक दल और एक नेता जो मीडिया के दुष्प्रचार का सबसे ज़्यादा भोगी रहा, वो है हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारा राष्ट्रीय जनता दल। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल में टैलेंट की कमी रही हो, शुरू से अच्छे लोग रहे हैं और हर पार्टी में, हर दल में अच्छे और हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन जो नई सोच है, आप जैसा बोल रहे थे शुरू में कि समय के अनुसार बदलना ही जीवन है, तो उसको हम लोगों ने अपने अपने अंदर समाहित किया है और उसी तरह से किया जा रहा है। पहले कहाँ होता था कि एसएमएस पे और व्हाट्सएप पे और इस पे प्रचार होता था, तो ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ों को अगर अपने आप में समाहित करना है तो उसके लिए वैसे टेक्निकली स्किल्ड लोगों को लाना है। अगर आपको रोज़गार की बात करनी है तो उस पर रिसर्च करके उसके बारे में डेटा निकालना, उसके बारे में विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना, उसका रोड मैप तैयार करना, तो वैसे लोगों को लाना। तो ये सारी चीज़ें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं और उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग सामने हैं, बहुत सारे लोग पीछे हैं, लेकिन सब लोग मिल कर के इसको कर रहे हैं। आप पर्दे के पीछे के नायक हैं, अभी तक सामने भी आना है? नहीं, मैं किसी चीज़ का नायक नहीं हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का सिपाही हूँ। मुझे जब समय समय पे कोई काम दिया जाता है तो मैं उसको यथासंभव, यथाशक्ति और जो मुझ में बुद्धि और सामर्थ्य है उसके हिसाब से उसको करने का प्रयास करता हूँ। और भगवान की दया से जो कुछ भी अभी कहा गया है, अभी तक किया है, वो ठीक ठाक हुआ। तो कभी आपका भाग साथ देता है, कभी आपकी मेहनत साथ देती है, कभी बड़ों का आशीर्वाद साथ देता है, तो चीज़ें होती रहती हैं और चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये भी समझ लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी में खुद का इतना समझ, इतनी बुद्धि, इतना सामर्थ्य और इतना ज्ञान है कि वो भारत की, बिहार की राजनीति आगे 10 साल क्या होगी वो समझते हैं। किसी को भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोई राजनीति सिखाएगा या समझाएगा या पढ़ाएगा या बताएगा, इसलिए कि वो उस परिवार के आदमी हैं। ऐसा सौभाग्य कितने लोगों को हो कि जिसकी माता जी भी मुख्यमंत्री रही हों, पिताजी भी रहे हों और पिताजी देश के ऐसे नेता हों जिन्होंने देश की दशा बदल दी हो। तो लालू जी के पुत्र हैं, उनको सारी चीज़ों का ज्ञान है। लेकिन सर, एक चीज़ नहीं लगता आपको कि राजनीतिक समझ होना और जो लालू जी का सड़क से संसद का संघर्ष था, खास करके सड़क का संघर्ष, वो संघर्ष कहीं कम दिख रहा है तेजस्वी जी में? जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने रोजगार की बात की, तो इन्होंने कहा कि अगर उन्होंने 10 लाख कहा, इन लोगों ने 19 लाख कहा, तो सत्ता में ये आए। अब 19 लाख में से कितना कितना रोजगार मिला, नहीं मिला, या उसको लेकर के सड़क पर कोई संघर्ष करना है, क्राइम को लेकर के जो स्थिति बन रही है, तो आपको लगता है सर कि सड़क पर संघर्ष और बढ़ाने की जरूरत है, करने की जरूरत है? पहली बात तो ये है कि तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख रोजगार की बात नहीं कही थी, 10 लाख नौकरी की बात की थी।
लोगों को भ्रमित करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि भाजपा प्रोपेगेंडा और अपने नैरेटिव सेट करने में माहिर है, उन लोगों ने 19 लाख रोजगार की बात की। रोजगार तो वो भी हो सकता है कि आप अपना खोमचा लगाइए, ठेला लगाइए, वो भी रोजगार हो गया। पकौड़ा भी तल पकौड़ा सकते हैं। तलिए कहते ही हैं, बहुत फेमस हुआ था ये। तो हम लोगों ने जो बात की थी, तेजस्वी जी ने बात की थी 10 लाख सरकारी नौकरी की। अब रहा कि 19 लाख रोजगार, चलिए अगर उसमें कुछ तो 4-5 लाख अगर सरकारी नौकरी की बात करते माननीय मुख्यमंत्री या बिहार सरकार, तो बात समझ में आती। वैसा कुछ नहीं हुआ है, इतना लंबा समय निकल गया है। और अभी की जो बिहार की सरकार है, उसकी स्थिति ये है कि बिहार के 4 बार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी सुरक्षा में हाँ, चूक वो होती हाल है। चूक हुई। हाल वो छोटी घटना नहीं है। जी। आप विधि व्यवस्था की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि बिहार में रूल ऑफ लॉ हो गया है, बिहार में सुशासन है, और ये सुशासन है कि जहां बिहार का खुद का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। तो जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो दूसरी जनता क्या सुरक्षित होगी? और ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और लोग इसको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। रहा सवाल ये कि जब मुख्यमंत्री अपनी सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो वो रोज़गार की बात क्या करेंगे, वो नई दिशा देने की बात क्या करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर विपक्ष कहाँ है? देखिए, और जहाँ आपने कहा कि संघर्ष की बात के, आप अभी देखिए जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाला जो हंगामा हुआ था, तो पूरे तौर में हम लोग रोड पे थे। पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद करवाने का काम किया था। और जो छात्रों का आंदोलन था, जाहिर सी बात छात्र का आंदोलन था, लेकिन उसको हम लोगों का पूरा समर्थन था। और वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि भारत सरकार तक हिल गई थी। जी, वापस लेकिन आया। उसको फिर धीरे धीरे इन लोगों ने बैकडोर से उसकी हवा निकालनी शुरू की। अपनी गलती मानी कि हाँ ये गलती हो गई है, रिक्रूटमेंट के पॉलिसी में गलती हो गई है। तो ये सब है। असल में देखिए चक्कर ये है, इस बात को समझिएगा, आप पत्रकार हैं, कि सरकार को जब ये बात समझ में आती है कि जनता उसको उलट देगी, पलट देगी, उखाड़ देगी, तो जनता के हितों की बात करती है। लेकिन जिस सरकार को इस बात का भय नहीं हो, उसको मालूम हो कि हमारे हाथ में है हम कैसे जीतेंगे, तो वो फिर हितकारी सरकार नहीं होती है, वो जन कल्याणकारी सरकार नहीं होती है। ये सरकार इतने घमंड में, इतने पाखंड में डूबी हुई है कि इसको मालूम है कि जनता साथ दे ना दे, हमारे साथ टेक्नोलॉजी हम जीतेंगे। टेक्नोलॉजी है, मतलब आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, हम कुछ इशारा नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है उसकी ओर इंगित कर रहे हैं। हाँ सर, एक सवाल और है कि बिहार में मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार राजद वर्सेस बीजेपी के बीच एक बफर जोन का काम करते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से भाजपा छोटी पार्टियों को तोड़ रही है, फोड़ रही है, अपने में मिला रही है, तो आने वाले समय में जब 2025 के बाद खास करके एक सीन ऐसा बन रहा है जहां भाजपा होगी और दूसरी तरफ राजद होगा, ऐसी स्थिति में बफर जोन नहीं होगा फिर, तो क्या लगता है तब लड़ाई कैसी होगी? आसान होगी, मुश्किल होगी? आसान होगी, आसान होगी। हम लोग, आप देखिए इस बार भी आप देखिएगा चुनाव में हम लोगों ने डायरेक्ट टक्कर में भाजपा को हराया है, ठीक है ना। रहा सवाल ये कि भाजपा का यहाँ पे आधार उस तरह का नहीं है जिस तरह का चेहरा नीतीश कुमार उनको मिले हुए हैं। नीतीश कुमार का चेहरा किसने चमकाया? नीतीश कुमार का चेहरा भी माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने चमकाया। उन्हीं के स्कूल के छात्र रहे हैं, उन्हीं के सहयोगी रहे हैं। हाँ, सेम स्कूल ऑफ थॉट्स के हैं, सेम स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के लोग हैं। तो वो आए, उसके बाद अभी भी जो एक तरह से राजनीतिक रिलेवेंस में जा रहे थे नीतीश कुमार, तो हम लोगों ने साथ देकर के उनको मुख्यमंत्री बनाया। 18 महीने मुख्यमंत्री हम लोगों के साथ रहे, फिर वो अपना निकल गए। तो ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र रहा है कि जो उसके साथ रहा है उसको उसने समाप्त किया है। इस बात को सबसे पहले शिवसेना ने समझा और अपने आप को बचा लिया। अगर वो उनके साथ रहते तो शिवसेना समाप्त हो जाती। नहीं समझे हमारे भाई मुकेश सहनी, तो आज समाप्त हो गए। जो लोग अभी भी हैं वो समाप्ति के कगार पे हैं, इसलिए कि ये दल ऐसा दल है जिसमें भस्मासुर की क्वालिटी है कि जिसके ऊपर हाथ रखेगा उसको समाप्त कर देगा। ये ना सिर्फ मुकेश सहनी के साथ हुआ और सभी दलों के साथ हुआ है। इसीलिए सारे छोटे दल धीरे धीरे छिटक रहे हैं, इसलिए कि सबको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, अपना जो एक शिनाख्त होती है, अपना एक जो परिचय होता है, उसको बरकरार रखना है। राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अपने बुरे से बुरे समय में भी इसका कार्यकर्ता इसके साथ जुड़ा रहा। कभी हमारा कोई एमएलए एमपी जो राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से रहा हो, वो कभी हमारा दल छोड़ के नहीं जाता, तो इसमें टूट फूट नहीं कर पाए। अब रहा ये कि डायरेक्ट टक्कर में क्या होगा, तो हमने जैसा आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल का एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है लालू प्रसाद यादव जी की और उनकी राजनीतिक सोच की,
कि भारतीय जनता पार्टी को पैर नहीं जमाने दिया। भारतीय जनता पार्टी को पैर जमाने का जो काम किया है वो नीतीश कुमार ने किया है, तो जनता उनको जवाब दे रही है। लेकिन अभी भी इतनी मजबूत पैर नहीं हो पाए हैं, इतनी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी बिहार में नहीं है कि सामने की टक्कर में, आमने सामने की टक्कर में हमको पास कर सकें। तो हम लोग तो समय का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे पीठ में छुरा घोंपा गया है मुकेश सहनी के, अब लोगों की छाती में छुरा घोंपा जाएगा। उसके बाद फिर जब आमने सामने की टक्कर होगी तो देखेंगे। हमारा अपना विश्वास है कि उस स्थिति में कोई नहीं है टक्कर। ठीक बात है, ये बड़ा कॉन्फिडेंस से सर कह रहे हैं कि आमने सामने की टक्कर में हम भाजपा को शिकस्त देंगे। अब क्या होता है वो देखते हैं। लेकिन सर बातचीत को एक बात हमको बता दीजिए ना कि भाजपा हर जगह माननीय नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। बिहार में बताइए ना कि कौन सा ऐसा चेहरा है जो तेजस्वी जी के टक्कर में खड़ा हो सके? है कोई चेहरा? अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे, आप ही पत्रकार बंधु कहते हैं कि कौन, मोदी नहीं तो कौन कहते हैं, सीएम कैंडिडेट भी बन जाएंगे जबकि वाह वाह, तो क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? मतलब कई जगह पे, कई स्टेट में सीएम का चुनाव भी जो हुआ है उसमें तो बिहार जो है ना जागरूक राज्य है। बिहार क्रांति की, धर्म कर्म की और इनकलाब की धरती है। यहाँ सबको पहचानते हैं। मालूम है कि आप आइएगा और आकर के बोल के क्या असर पड़ा था। हम लोग जब नीतीश कुमार हम लोग के साथ थे तो हम लोग पटके कि नहीं पटके। उसके बावजूद अभी जब पिछला चुनाव हो रहा था तो एक अकेला पहलवान में 31 साल का तेजस्वी यादव, और दूसरी तरफ 32 पहलवान थे बड़े बड़े धाकड़, गामा से लेके दारा सिंह तक। हाँ, किसने पटका? तेजस्वी यादव ने पटका। तो वो ताकत, वो शक्ति हम लोगों को जनता ने दी है और हम, जनता हमारे साथ है, इसलिए हमको ये डर नहीं है कि वो आएंगे तो उनके चुनाव चेहरे पे हम हार जाएंगे। यहाँ का कोई चेहरा तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं कर सकता। सर राजद का प्रोमिनेंट चेहरा आप जैसे लोग बने और सामने जनता के बीच आए, ये तो हम तो जनता के बीच में हैं, आपके साथ। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे साथ ठीक है, ये ठीक है। अभी इस वक्त आप यहाँ हैं, पूर्वी चंपारण में एमएलसी चुनाव होना है और मुझे लगता है कि आपके साथ जिलाध्यक्ष भी सुरेश यादव जी बैठे हैं यहाँ, तो आप लोग एमएलसी चुनाव को देखने के लिए यहाँ पे है। लेकिन मतलब चूंकि मैं भी पत्रकार हूँ और आप सुपर सीनियर है सर मेरे इस प्रोफेशन में, पत्रकारिता के, तो अच्छा लगेगा कि एक देखिए, हमने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी दल की ओर से दी जाती है वो हम लोग काम करते हैं। मैं तबीयत से भी बहुत प्रोएक्टिव होकर के चीज़ें नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि काम वही होता है जो पाए तकमील तक पहुँचे, यानी जो पूरा हो सके, सफल हो सके। तो उस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं कि काम को उस तरह से कीजिए कि काम पूरा हो सके। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि काम बहुत ढंग से हो रहा है तेजस्वी जी के नेतृत्व में और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के निगरानी में, उनके आशीर्वाद से। तो कहीं पे कोई चूक नहीं हो रही है। रहा सवाल ये कि बिहार में जो छोटी मोटी घटना होती है सब पे हम लोगों की नज़र है। हम लोग तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहें तो कल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग का विश्वास नहीं है। हम लोग मैंडेट के ज़रिए, जनमत के ज़रिए सरकार बनाना चाहते हैं। हमको जनता ने जनमत दिया था, मैंडेट को इन्होंने मैनेज किया और राताराती इन लोगों ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन हर बार काट की हांडी जो है ना बार बार नहीं चढ़ती है। अगला चुनाव होगा, या अगर भगवान न करे जो ये स्थिति चल रही है, अगर इन लोगों में आपस में तलवारबाजी हुई तो हम लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और तब जनता बताएगी कि बिहार का असली उत्तराधिकारी कौन है, बिहार पे असल में सत्ता करने के लिए सक्षम कौन है। ठीक है सर, ये थोड़ा एमएलसी चुनाव पे बात कर ले। क्या लग रहा है सर, चंपारण में खास करके या फिर उत्तर बिहार में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा आपकी पार्टी का? कौन जैसे, है? जैसे सर ये बताइए चंपारण में कौन है टक्कर में? जैसे यहाँ के जो हैं बीजेपी के थे, अभी भी हैं वो, तो वो चूँकि थे पहले से और वो थोड़ा आश्वस्त भी थे कि उनको टिकट मिलेगा, तो वो अपनी तैयारी भी कर रहे थे। आप लोगों के जो कैंडिडेट आए हैं वो थोड़ा, मुझे लगता है सर ने तो कहा कि हमने घोषणा पहले की, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा लेट है। तो क्या मतलब इससे? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सुरेश प्रसाद यादव जी ने बबलू देव का नाम बहुत पहले घोषित किया था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पे, और वो तैयारी में थे और ये स्पष्ट था कि उनको टिकट मिलेगा और वो पहले विधायक भी रह चुके हैं। उससे बढ़कर के एक बात यह समझ लीजिए कि ये जो निकाय चुनाव होता है इसमें वोट कौन डालता है? जनप्रतिनिधि। तो आप पत्रकार हैं, आपको ये जानकारी होगी कि जो जीत के लोग आए हैं 6200 शायद वोट है टोटल, या 6600, उसमें समीकरण के सबसे ज़्यादा लोग जीत करके आए हैं। A to Z या माई?
समीकरण समीकरण जी, जी, जी। समीकरण और एम वाई के चक्कर में नहीं फंसिए। समीकरण के हमारी विचारधारा के लोग जीत करके आए हैं, और अगर आप उसको उस तरह से भी देखिएगा ना तो भी हम लोग का बहुमत है। जो जिस तरफ आप इंगित कर रहे हैं उस तरफ उसको भी सामने रखिएगा तो भी हम लोगों का बहुमत है। और जो साहब अभी हैं एमएलसी, उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी है। 6 साल में उन्होंने क्या किया है ये भी लोग देख रहे हैं, उनके जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, उनको क्या सुविधा मिली, उनकी कितनी बात हुई, उनके कहने पे कितने काम हुए, ये उनके ऊपर बैगेज है। तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत आदमी बबलू देव जी के रूप में है सामने, वो खड़े हैं, वो जीतेंगे और कहीं से इसमें कोई संशय नहीं है। और कुछ लोग ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। जो महागठबंधन का समीकरण का वोट है वो पूरे तौर पे बबलू देव जी को मिलेगा और बबलू देव जी बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से यहाँ से जीत जाएंगे। तो सर ये बता रहे हैं पूर्वी चंपारण के एमएलसी सीट को लेकर के, लेकिन 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव शिवहर से लड़ा था और उसी समय एक बज क्रिएट हुआ था बिहार में इनके नाम को लेकर के। हालांकि वो हार गए थे वहाँ से, लेकिन अभी क्या माहौल है सर? एक बड़ी जिम्मेवारी होगी आपकी वहाँ पर एमएलसी चुनाव को लेकर के। देखिए एमएलसी चुनाव वहाँ से भी शिवहर से कब्बू खिरहर जी उम्मीदवार हैं, वहाँ भी स्थिति मोर और लेस वही है जो यहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में है। और कब्बू खिरहर भी बहुत आसानी से बहुत कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। मैं कल भी सीतामढ़ी में था, शिवहर में था, और वहाँ भी जो जनप्रतिनिधियों से मेरी बातचीत हुई तो ये मैंने देखा कि जो हमारा वोट है, हमारा जो प्रतिनिधियों का और चुने हुए जो हमारे लोग हैं, पार्षद हैं, समिति सदस्य हैं, जो लोग भी हैं, वो पूरे तौर पर हमारे साथ हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस ओर आप इंगित कर रहे हैं कि दूसरा वोट, वो भी कब्बू खिरहर को मिल रहा है, तो वो भी बहुत आसानी से जीत रहे हैं। तो इस इलाके में हमको नहीं लगता है कि एनडीए का खाता भी खुलेगा निकाय चुनाव में। सर आप जैसा दावा कर रहे हैं, अगर वाकई ऐसा होता है तो जैसा मैंने कहा कि राजद का बदलता वक्त, बदलते चेहरे, तो आप सर पर्दे से, मतलब कैमरा के पीछे जो भी आप है वो आगे आ जाएंगे? आगे और पीछे बार ये सवाल आप भाई अभी क्या चीज ऐसी हो रही है जो हम पर्दे के पीछे कर रहे हैं, और क्या चीज ऐसी आम लोगों के हिसाब से? हम देखिए, हमको, मेरा ये कर्म भूमि है, चंपारण और शिवहर मेरी कर्म भूमि है। तो चुनाव हो ना हो तो मैं आता रहता हूँ। मैं शायद कम ऐसे उम्मीदवार होंगे जो चुनाव हारने के बाद इतना रेगुलरली हर महीने 2 महीने पे अपने क्षेत्र में आते हों। कोरोना काल को अगर छोड़ दिया जाए, हालांकि उसमें भी मैं आया हूँ, तो मैं हर 1-2 महीने पे अपने क्षेत्र में रहता हूँ, चाहे ढाका रहूँ, चाहे चिरैया रहूँ, चाहे मधुबन रहूँ, चाहे रीगा रहूँ, बेलसर रहूँ, कहीं ना कहीं मैं घूमता ही रहता हूँ। तो ये मेरा अपना काम है। इसको आप पर्दे के पीछे कहिए, पर्दे के आगे कहिए, बाढ़ आती है तो मैं आता हूँ, बीमारी होती है, चमकी बुखार होता है तो मैं आता हूँ। तो ये काम मैं स्वतः ही करता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो भी करता हूँ, और जो काम मैं स्वतः कर सकता हूँ मैं करता रहता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा। आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी वो भी करता रहूँगा। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की आमद हो, वो आमद बढ़े, ये बड़ा ज़रूरी है, खासकर बिहार जैसी जगह पे। इसलिए मैंने बार बार सर से पूछा कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, कैमरे के पीछे और कैमरे के आगे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है सर, और हम लोग चाहेंगे कि आप जल्दी पर्दे के पीछे, कैमरे के पीछे से आगे आ जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।